बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग, वेलकम वॉइस है पाकिस्तान, वेलकम रोज़ टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद। आम इंतखाबात मुकम्मल होते ही सियासी जमातों ने एक दूसरे की तरह माजी की तरह इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी है और धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया है। हम ये देखते हैं कि मुल्क की पाकिस्तान की शायद ही कोई ऐसी सियासी जमात हो कि जो इस बात पे अपने आप को बिलीव कराए कि जो इलेक्शन हुए हैं ये साफ़ और शफाफ हुए हैं। लेकिन एक बात हमारे सामने आती है कि 76 साल हमें हो गए हैं आज़ाद हुए, लेकिन दुख की बात यह है कि जब भी हमारे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट लेती है, जो पार्टी ज़्यादा कामयाब होती है, तो उसके बारे में जो बाकी जो पार्टीज़ होती हैं वो इल्ज़ाम ताशी शुरू कर देती हैं, उनको धांधली का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी होती है कि इलेक्शन को कंडक्ट कराए, और 5 साल में से उन्होंने कहा सिर्फ एक ही ये काम होता है कि 5 साल के बाद उन्होंने इलेक्शन को कंडक्ट कराने होते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर वो अपने इस प्रोसेस में फेलियर हों, उनके इतने डेंट पड़े, तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी नेग्लिजेंसी कहलाती है। क्यों कि रिजल्ट्स का लेट आना, और उसके साथ साथ अगर आपके त्वरित अंदाज से अगर आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको रोक देना, फिर डिले कराना, और यहाँ पे कुछ ऐसी मुतनाज़ा जो अफवाहें जो हमारे सामने जो फैलाई जाती हैं, वो तमाम की तमाम अफवाहें फैलाने के लिए जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उसका जिम्मेदार खुद ही है। क्योंकि जब वहाँ पे आइन में लिखा भी है कि आपने एक सर्टेन टाइम उनको दिया जाता है कि इसके अंदर अंदर आपने रिजल्ट्स अनाउंस करने हैं, और जितने भी सियासी पार्टीज़ हैं उन्होंने ये आपसे रिजल्ट्स आपसे कलेक्ट करने के बाद अपने अपने हल्के में जाना है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि बार बार वो रिजल्ट्स को रोकना और उसके साथ साथ किसी एक को फेवर देना, बाकी के फेवर ना देना, फिर यहाँ पे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस राइज होते हैं, जन्म लेते हैं, जिनका जवाब जानना पूरे मुल्क की पाकिस्तानी आवाम का हक होता है। एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये कल्चर बन चुका है कि जो भी पार्टी यहाँ पे जीतती है उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जाती है, और साथ साथ धांधली के इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं। आज भी हम देखते हैं कि जगह जगह के ऊपर लोगों ने रैलियाँ निकाली हुई हैं, और ये तसलसल जारी रहेगा। आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे ये तसलसल जारी सारी रहेगा। लेकिन ये पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए ये चीज़ें सूदमंद नहीं हैं, क्योंकि आवाम इस बार निकली है, आवाम ने वोट किए हैं, और जो सबसे ज़्यादा जिसके वोट यहाँ पे किए हैं वो पार्टी उभर के सामने आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन हम ये देखते हैं कि वफाक में जब हुकूमत साजी की बात करते हैं तो पाकिस्तान पीपल पार्टी और नॉन इनकी बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो उनके साथ मिली हुई हैं, और फिर यहाँ पे हुकूमत बनाने के जोड़ तोड़ के लिए लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे एक दिलचस्प बात ये भी है कि आज एक ऐसा मरहला है कि इलेक्शन कमीशन जो आज जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इदारों से, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से, सियासतदानों से उसके ऊपर तनकीद की जाती है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये कहूँगा, उनको दाद दूंगा कि इलेक्शन कमीशन ये कमाल कर दिया कि जो कल के एक दूसरे के साथ इंतहाई मुखालिफिन थे, एक दूसरे के साथ जुमलाबाजी कर रहे थे और एक दूसरे के ऊपर लान तान कर रहे थे दूसरे लफ्ज़ों में, लेकिन आज उन्होंने भाई भाई बना के रख दिया। तो अगर यही वाली अगर आपकी सियासत होनी चाहिए तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को फिर एक साल में 3-4 बार इलेक्शन ज़रूर कराना चाहिए, ताकि वो जो दुश्मन बने होते हैं वो यहाँ पे दोस्त बन के आवाम के सामने आते हैं। इस बात से आवाम को पता चल जाता है कि भाई कौन किसके साथ है। तो जनाब, आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान, मुझे तो कहते हैं मोहम्मद एजाज बशीर, और जो आज मेरे शो में जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो तशरीफ़ लाए किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, आपकी जो आवाज़ की वजह से, अपनी इन लफाजी की वजह से और अपने बेहतरीन तज्ज़िये की बुनियाद के ऊपर बहुत ही मशहूर हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट किस्म टीवी चैनल्स पे जाते हैं, वहाँ पे अपने ओपिनियन सामने रखते हैं। मेरी मुनाद जनाब अहमद सईद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम। जी वेलकम। वेलकम टू द शो सर। सर, आज मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद जो हुकूमती जो जोड़ तोड़ जारी है, और इसमें हम ये भी देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म जो सियासी पार्टियाँ जो इससे पहले एक दूसरे से इनराफ किए हुए थे, आज वो भी इकट्ठी हो रही हैं। तो आप इस पूरे तनाज़ुर किस अंदाज में देखते हैं? देखें, सियासत में कोई किसी का ना हरीफ होता है ना हलीफ होता है। आज का जो दुश्मन है कल दोस्त बन सकता है, और जो कल तक दुश्मन था वो आज दोस्त बन सकता है। सो इसमें ना ही कोई हतमी दोस्त होता है ना ही कोई हतमी दुश्मन होता है। लेकिन एथिक्स भी बहरहाल मैटर करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो एथिक्स की वजह से अपने हरीफों को अपना हलीफ कभी नहीं बनाते। चूँकि एक वक्त तक पूरी दुनिया के अंदर लेफ्ट विंग और राइट विंग की पॉलिटिक्स हुआ करती थी, और कभी होता ही नहीं था कि जी लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो है वो कोई इल्हाक करेंगी या उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगी। ये एक दूसरे की ज़िद पे खड़ी होती थी, और एक दूसरे को के अगेंस्ट जो है वो इलेक्शन विन करती थी, और एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो वोट लेके आया करती थी। लेकिन अब मैंने देखा कि ये एथिक्स का ख्याल नहीं रखा जाता। आप देखें कि कल तक पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, आज फिर जो है वो घी शक्कर हो रहे हैं। कल तक मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई कल जो तक है वो एक मौलाना दूसरे के फजलुर रहमान को अगर हम ये देखें कि भाई डिफरेंट किस्म के इल्कबा से पुकारा जाता था, और आज मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। जी हाँ। क्या वजह कहेंगे
इतने शीर शक्कर होने की? देखिए, उसकी वजह ये है कि एक आम तासुर ये होता है कि अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसका कोई दोस्त है तो वो भी आपका दुश्मन है, और अगर आपके दुश्मन का कोई दुश्मन है तो वो आपका दोस्त है। लिहाजा इन दोनों का जो दुश्मन है वो एक ही है, और इनका ख्याल है कि अगर हम आपस में मिल जाएंगे तो शायद हम मिल के उस दुश्मन को ज़ेर कर सकें और उसके साथ एक बड़ी लड़ाई, एक बड़ी जो एक एजिटेशन और मूवमेंट जो ये चलाना चाह रहे हैं, हो सकता है कि ये उसको उसमें कामयाब हो जाए। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि कामयाबी किस हद तक होती है कि नहीं होती। लेकिन लामहला इनका मुतमा नज़र यही रहा है। उसकी वजह ये है कि मौलाना भी जो है उनका भी बहुत सारी सीटें उनकी वो गई हैं, लेकिन मौलाना से अब कौन पूछे कि जनाब आप जिनके साथ मिलके एक एजिटेशन की बात कर रहे हैं और जिस हिकमत अमली की आप बात कर रहे हैं, जिसके तहत आपने जो है एक तहरीक चलानी है, उस तहरीक के जो बेनिफिशरीज हैं या उस जिस तहरीक की जो वजह है तहरीक की, उसके बेनिफिशरी तो आपके साथ बैठे हुए हैं। क्योंकि मौलाना की सीटें जो है वो जमात इस्लामी को तो नहीं मिली, मौलाना की सीटें जो है वो किसी और पार्टी को तो नहीं मिली, जो केपी के अंदर जो है वो तो पीटीआई को गई है ना। तो पीटीआई के पास जो सीटें गई हैं वो अपने ही अपोनेंट्स के पास चले गए हैं कि जी आओ मिलके हम जो है वो एक तहरीक चलाते हैं और आगे लेके सिस्टम को डिरेल करने की कोशिश करते हैं, जो कि बना ही नहीं है अभी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके अंदर कुछ और भी वजह हैं। मसलन ये कि मौलाना को, आपको याद होगा जब पीडीएम में था तो पीडीएम के अंदर मौलाना को ये कहा गया था कि शायद हम आपको प्रेसिडेंट बना देंगे। अब वो कह रहे हैं कि जनाब प्रेसिडेंटशिप पीपल्स पार्टी अपनी मांग रही है, वो कह रहे हैं जी हमें तो आप जो है वो सदर आप देखें नहीं रख रहे। हाँ, बिलावल भुट्टो ने ट्वीट भी किया था और उसने बयान भी दिया और उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, उसने कहा जी कि जो इस मुल्क के जिस तरह के हालात है उसमें प्रेसिडेंट जरदारी ही मुल्क को भंवर से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो जोड़ तोड़ के भी मास्टर हैं, अदरवाइज भी उनको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी बना के रखने में माहिर हैं और वो आगे लेके जाने जो है वो भी उनको आता है। लिहाजा उनका ख्याल है कि शायद जरदारी साहब जो हैं वो अगर प्रेसिडेंट रहेंगे तो अच्छा है। लेकिन वो ये भूल गए ये बात कहते हुए कि ये लारा उन्होंने और उनके वालिद साहब ने मौलाना को लगाया हुआ था लेकिन ज़माने में। ये लगाया था, लेकिन आखिर ऐसी क्या इस वक्त आन पड़ी थी कि ये सब कुछ आज ही हो रहा है? देखिए, आज इसलिए हो रहा है कि अभी बंदरबांट हो रही है ना ओहदों की। अब देखिए ना, पीपल्स पार्टी ने इनसे तमाम आईनी ओहदे मांग लिए। उन्होंने कहा जी कि हमें आप क्या दें, 4 चीजें उन्होंने मांगी। उन्होंने कहा जी हमें गवर्नर दे दें, उन्होंने कहा जी हमें प्रेसिडेंटशिप दे दें, उन्होंने कहा जी हमें स्पीकर दे दें, उन्होंने कहा जी हमें आप जो है वो जो चेयरमैन सेनेट है वो। अच्छा, उन्होंने मांगा नहीं है, उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर अपने बंदे खड़े करेंगे। अब लामहला पीपल्स पार्टी अगर चेयरमैन सेनेट के लिए अपना बंदा खड़ा करती है तो नून लीग तो नहीं करेगी ना। बिल्कुल ऐसा ही। और अगर वो करती है तो इसका मतलब है कि मामला जो है वो नहीं, मतलब तय नहीं है। देखिए, ऐसे मौकों पे आपको एमिकेबली चलना होता है ना, फिर तो बहुत सारी खराबी की तरफ आप जा रहे हैं ना। जब आप एक अलाई गवर्नमेंट हैं, जब आप कोलिशन में बैठे होते हैं तो फिर आपको एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ती है, एक दूसरे के खिलाफ खड़े नहीं होते आप। एक ही गवर्नमेंट है ना, मिलके आपने हुकूमत बनाई हुई है, एक ही आप जो है वो उस बैनर के नीचे आप बैठे हुए हैं और आप पूरी गवर्नमेंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी मेरा बंदा यहाँ पे है, वो कहते हैं जी मेरा बंदा यहाँ पे है, और आप एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप एक ही वक्त में एक दूसरे के अपोनेंट भी हैं और एक ही वक्त में आप हलीफ भी हैं, हरीफ भी हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर ऐसे नहीं होता। अमूमी तौर पर ये जो इस तरह के जो गवर्नमेंट्स होती हैं उसके अंदर आपने हर चीज़ पहले से तय करनी होती है कि यहाँ पे हमारा होगा और इनके खिलाफ अपोजिशन बंदे खड़े करेगी, या इनको जो लगता है, मतलब कि पीटीआई अपना चेयरमैन सेनेट खड़ा कर सकती है या मौलाना खड़ा कर सकते हैं अगर मौलाना अपोजिशन में बैठने, अपोजिशन बेंचों पे बैठना चाह रहे होंगे, या वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जो कि इस वक्त एजिटेशन में है वो हो सकता है खड़ा करें। सो इनको नहीं इनका खड़ा करना बनता। सो ये उन्होंने मांग लिया है। फिर उसके बाद आप देखें कि वो कहते हैं कि जी आप हमें, मतलब कि ठीक है प्रेसिडेंटशिप तो समझ आती है, लेकिन स्पीकर और सेनेट का चेयरमैन ये भी आईनी ओहदा है, और आईनी ओहदे का मतलब है कि इसके ऊपर जिम्मेदारी कोई नहीं है। नहीं, मुल्क में महंगाई होगी तो जूते पड़ेंगे, गालियां पड़ेंगी प्राइम मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को, या उन वजीरों को जो वजीर जो हैं वो आके मीडिया को फेस करेंगे, चैनल्स पे जो मिनिस्टर जाके बैठे होंगे, टीवी और मीडिया, आप और मैं हम बैठ के जिनके बखिए उधेड़ रहे होंगे, वो बेचारे जो हैं वो तो सामने होंगे। और वो कौन होगी? वो नून लीग होगी।
पीपल्स पार्टी क्या, पीपल्स पार्टी आराम से बैठ के एंजॉय करेगी चेयरमैन सेनेट के, चूंकि चेयरमैन सेनेट के पास जो है वो उसको बड़ा घर भी मिलेगा, उसको बड़ी गाड़ी भी मिलेगी, सेनेट के अंदर इन्होंने अपने बंदे शंदे भी रखवाने हैं, स्पीकर होगा तो नेशनल असम्बली की इतनी बड़ी वो है, हर साल 2 साल के बाद एक बड़ी खेप निकलती है असम्बली से। फिर अगर असम्बलियाँ टूट जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर तब जाते हैं, गुस्से में आते हैं, तो चेयरमैन सेनेट तो उधर ही है, आप अच्छा स्पीकर भी उधर ही है, ये तो मैरिट से गिनवा, लेकिन अच्छा प्रेसिडेंट भी उधर ही है। हाँ। यानी मजे की बात ये है सारे उधर ही हैं, सारे उधर ही हैं। हाँ। और इनको कहा कि आप आवाम को फेस प्राइम मिनिस्टर करो। घर चला जाएगा अच्छा वजीर भी घर चले जाएंगे, लेकिन ये घर पे नहीं जाएंगे। अच्छा गवर्नर भी उधर ही है। मजे की बात है कि गवर्नर भी अपनी जगह पे इंटैक्ट रहेगा, बाकी सारे के सारे उधर ढाल बना के आप छुपे पीछे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक सर दिलचस्प बात जो आपके सामने में रखूंगा कि जिस तरह आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी मौलाना साहब के, उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल हमीद के बारे में काफ़ी बातें कही हैं, और ये उस वक्त जब तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने लाया था, तो बकौल उनके कि भाई हमें कहा गया है। आज आखिर ऐसी क्या उन्होंने रसमलाई इनको खिलाई है कि ये इनके हक में बोल रहे हैं, हालांकि जो तहरीक अदम एतमाद लाने में मौलाना का कलीदी किरदार था। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि आज उनके साथ इताअत के लिए खुद एग्री हो गए? देखिए वो कहते हैं ना कि शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। पहले शरीक जुर्म थे और अब नहीं है, तो उन्होंने कहा चलो जी मुखबरी करके और खबर लीक कर देते हैं। इसको ना थोड़ा सा, एक तो मैंने वो पूरा इंटरव्यू सुना है जी जी, उसके अंदर 2-3 चीज़ों को मिक्सअप किया गया है। मसलन है कि मौलाना ने ये कहा कि मेरे पास आए थे जनरल फैज़, और जनरल फैज़ ने कहा था कि विद इन अ सिस्टम, ये मेरा ख्याल है ये बात कर रहे हैं जब मौलाना ने धरना दिया था यहाँ पे आके। अच्छा, तो उन्होंने कहा था कि धरना वरना ना दें, और आप विद इन अ सिस्टम अगर कोई चेंज लेके आना चाहते हैं तो आप चेंज लेके आए। सो यहाँ पे एक एम्बिग्विटी है, जिसको चूंकि वो जो क्लिप्स सारी की सारी बात क्लिपों पे हो रही है, जबकि क्लिप्स के प्रोज एंड कॉन्स को नहीं देखा जा रहा है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई थी। नहीं, लेकिन उन्होंने तो पूरी मैंने सारा सामने रखी। जी जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। दूसरा उन्होंने कहा था कि जी हमसे मुलाकात की थी, जो हमसे चूंकि देखें जब ये इनको ने जब तहरीक अदम एतमाद लेके आए, उस वक्त जनरल फैज जो है वो DGISI नहीं थे, वो उस वक्त कोर कमांडर थे पेशावर के। और उनका उस वक्त उनके ऊपर चेक भी बहुत ज्यादा था, चूंकि उनको हटाया गया था वहां से के बारे में, तो उनको बहुत ज्यादा उनके ऊपर निगाहें थी आर्मी चीफ की। सो उन्होंने तो उस वक्त बिल्कुल भी उसके अंदर जो है वो उस तरह से नहीं थे। लिहाजा जो गेम सारी की सारी थी वो दोनों तरफ से जनरल बाजवा चल रहे थे। उन्होंने उधर इनको भी एंगेज किया हुआ था, खान साहब को भी कहा हुआ था कि नहीं जी हम तो इसमें नहीं है। आपको याद है ना जब इमरान खान ने कहा था कि जी न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, ठीक है, तो इन्होंने कहा था ना कि जी हम न्यूट्रल हैं जी, हम तो ना आपकी तरफ है ना उनकी तरफ है, और हम बिल्कुल जो है वो हो जाएंगे। इनको ये था कि यार अगर न्यूट्रल हो गए तो हो सकता है हमें उतना वोट ना पड़े, हो सकता है हमारे खिलाफ जो है वो चीज़ें हो जाएं, हो सकता है अपोजिशन जो है वो हमें ले दे जाए, और वही हुआ, अपोजिशन ले दे गई। अच्छा, दूसरी तरफ अब मौलाना अब कहते हैं कि जी उसमें बहुत सारे और लोग भी बैठे हुए थे। जब जो है वो जनरल बाजवा से मुलाकात हुई या जनरल बाजवा ने बुलाया या जिस भी जगह पे इनकी वो हुई है, तो उनका कहना ये है कि उन्होंने हमें कहा कि जी आप तहरीक अदम एतमाद लेके आए। तो अल्टीमेटली बट ये देखें कि ये एक दिन में नहीं हुआ। ये तो जब मौलाना ने धरना दिया था यहाँ पे आके, आपको याद है यहाँ पे आके कितने दिन बैठे रहे वो, उस धरने के फौरन बाद से एक मूवमेंट शुरू हुई, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी साथ, ठीक है ना आप। और मौलाना ने उस वक्त आपको याद होगा वो कहते थे इशारे, वो डायरेक्ट बात नहीं करते थे, लेकिन वो ये बताने की इशारे देने की कोशिश करते थे कि उनको कहीं से इशारा हुआ है, लेकिन इनफैक्ट उनको इशारा नहीं हुआ, क्योंकि बाकी सियासी जमातों ने जब इशारा देने वालों से पूछा तो उन्होंने कहा हमने तो किसी को इशारा नहीं दिया, पर मौलाना कह रहे थे कि मुझे इशारा हुआ है। इसीलिए वो धरने में बाकी सियासी जमातें नहीं आ रही थी। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब सिर्फ आए थे और फिर निकल गए थे, और इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो चाकारियां दे के निकल गए ना, लेफ्ट राइट हो गए। सो मौलाना जो है वो उस धरने के अंदर अकेले ही यहाँ पे जो है वो बैठे हुए थे, और फिर बार बार कह रहे थे मैं बताऊंगा नहीं, मैंने पिंडी जाना है कि मैंने इस्लामाबाद जाना है, और मैं बैठ के तय करूं। सो उस तरह की जो सिचुएशन थी, ये पहले तो जनरल फैज ने जो बात की है मेरे ख्याल ये उन दिनों की बात है, चूंकि बाद में जनरल फैज ने मुलाकात नहीं की, और जनरल फैज ने कहा है कि मेरी को मुलाकात, लेकिन बाजवा साहब के बारे में कह रहे हैं, लेकिन मौलाना ने इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा देखिए मेरी बात जो है ना, इसको हिस्ट्री तारीख का हिस्सा समझा जाए और इसको तारीख में दफन कर दिया जाए। मैंने जो कह दिया है वो खत्म कर दिया जाए, अब उसको ऊपर ज़्यादा बात नहीं की जाए। मेरा ख्याल है कि मौलाना ने थोड़ा सा या तो सियाको सबाक से हटके उनके इंटरव्यू को पेश किया जा रहा है, या फिर ये है कि थोड़ा सा मौलाना उनको कुछ चीज़ें जो है उन्होंने मिक्सअप कर गए। एक चीज़ क्लियर है कि देखते हैं कि पूरी पाकिस्तानी आवाम देखती है, जब खान साहब की गवर्नमेंट को गिराया गया था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया गया था, तो उस वक्त के बारे में जब जनरल बाजवा के बारे में जिन्होंने पूरी स्टेटमेंट सामने रखी है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल तो पैदा होता है कि जब उस वक्त आपका कलीदी किरदार था, लेकिन आज अखरासी क्या मोहब्बतें हैं कि जो आप पीडीएफ से अलग हो के आप यहाँ पीडीएफ की तरफ आ रहे हैं? भाई बात ये है कि मौलाना को इस सारे प्रोसेस के अंदर ही नहीं किया। जितनी मीटिंग्स हुई हैं, चौधरी शुजात के घर पे मीटिंग हो रही है, और चौधरी शुजात के घर कौन आ रहा है जी? चौधरी शुजात के घर जो है वो एमकेएम आ रही है, चौधरी शुजात के घर जो है वो इस्तेकाम पार्टी आ रही है, चौधरी शुजात के घर जो है वो नून लीग आ रही है, चौधरी शुजात के घर जो है वो पीपल्स पार्टी आ रही है। बट चौधरी शुजात के घर अगर कोई नहीं आ रहा तो वो मौलाना नहीं आ रहा, शायद इसलिए नहीं आ रहे कि उस वक्त उनके पास कोई इस वक्त सीट ही नहीं थी, अपनी सीट भी हार गई। नहीं, अब दूसरा ये कि अब इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है ना, और वो क्यों बुलाएं इनको? लेकिन एक एथिक्स ये कहते हैं कि आपके साथ मिलके इन्होंने तहरीक चलाई हुई है, तो उनको साथ तो रखे ना। अगर साद रफीक हार के भी आपके साथ बैठा हुआ है, राना सनाउल्लाह हार के भी आपके साथ बैठा हुआ है, आपने और भी बहुत सारी पीपल्स पार्टी ने भी बहुत सारे लोगों को ऐसे को साथ रखा हुआ है, जो वो बेशक उनकी अपनी पॉलिसी लाइन है, अपनी पार्टी लाइन है, या पार्टी के अंदर उनकी जदोजहद है, वो एक अलग बात है। लेकिन मौलाना की जदोजहद गवर्नमेंट को गिराने में और फिर नए सेटअप के अंदर साथ लेके जो भी बना था उसके अंदर जो भी इन्होंने वो किया था। अच्छा, मजे की बात यह है कि मेरी कुछ लोगों से बात हुई पीपल्स पार्टी और नून लीग के, तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप क्यों नहीं मौलाना को साथ रखते? उनका मौलाना ने शेयर ले लिए भाई। जब सेटअप बना था, उस सेटअप के अंदर मौलाना को वज़ीरतें मिली थी ना, तो मौलाना तो शेयर ले चुके हैं अपना। गवर्नमेंट को गिराने का जो शेयर है वो मौलाना 16 महीने का ले चुके हैं। अब मौलाना कह रहे हैं मुझे ग्रेवी भी दें आप। अच्छा, रोटी खा ली है, अब कहते हैं कि मुझे ग्रेवी श्रेवी भी दे, लेकिन उन्होंने कहा ग्रेवी कोई नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ बहुत दिलचस्प हमारे सामने आई है, हमारे तमाम सुनने वालों के, एक अफवाह भी है कि भाई वही खान साहब थे, ये भी मौलाना थे कि जो आग बरसाते थे, लेकिन मैं डीजल कहते थे, डीजल कहते थे, डीजल के नारे लगवाया करते थे। और इमरान खान ने कहा था कि ये वाहिद असेंबली है जिसमें डीजल के बगैर चल रही है, डीजल के बगैर चल रही है। और अब मजे की बात एक और भी जो हमारे सामने आती है कि अगर आज मौलाना अगर किसी उम्मीद के तहत जा रहे हैं पीटीआई की तरफ, आखिर वो क्या उनसे लेना चाह रहे हैं, उनके क्या मुतालबात होते हैं, और वो अपने आप को फिर इनके साथ क्यों इतना कंफर्टेबल देखते हैं? इस क्या रीजन है? वो मैसेज दे रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को कि देखें अगर आप समय नहीं करेंगे तो हम इधर चले जाएंगे, और हमें भी थोड़ा सा कुछ शेयर वेयर लेके दें। और दूसरा, एक ऐसी गवर्नमेंट जो अभी बनी नहीं है, उस गवर्नमेंट को भी चैलेंज कर दिया है इन्होंने, उसको भी थ्रेट दे दी कि देखें हम फिर आपको चलने नहीं देंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पीटीआई के पास स्ट्रीट पावर नहीं। ये मम्मी डैडी बच्चे हैं सारे, ये सोशल मीडिया पे बैठ के तो तूफान ले आते हैं, सारी गालम गलोच कर लेते हैं, लेकिन अगर रियल में करना पड़े तो देखे वो वोट दे के किया है ना। अगर इनको कहें कि लड़के करो तो ये नहीं कर सकते, लिहाजा उनके पास स्ट्रीट पावर, फाइटिंग पावर नहीं है, इसीलिए इनको ताहिरुल कादरी को साथ मिलाना पड़ा था। आपको याद होगा ताहिरुल कादरी की एक दफा आए थे, रिलीजियस पावर थी, वो रिलीजियस पावर इन्होंने साथ ली थी। सो वो वहां पे ये लैक कर रहे थे। पीटीआई लैक करती है लड़ने वड़ने वाले, इनके पास लोग नहीं है जो डंडे खा सके, मार खा सके, शेलिंग बर्दाश्त कर सके, आंसू गैस को सह सके, वो इनके पास नहीं है। रखा ही नहीं उन्होंने उनके पास। आप देखें ना, इनकी पूरी की पूरी लीडरशिप को उन्होंने जेल में बंद कर दिया, फिर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई दी गई। जब सारी लीडरशिप बाहर थी, आपको याद आता है ना, जब सारी लीडरशिप बाहर थी, जब धरना दे रहे थे उस वक्त, जब दूसरी नून लीग की गवर्नमेंट थी, उस वक्त तो सारे ये बाहर थे ना, तो उनको अटक पे रोक लिया था। क्या कर लिया इन्होंने? अटक क्रॉस नहीं कर सके, ऐसे ही हुआ था ना। ठीक है, अटक क्रॉस नहीं कर सके थे, इधर इनको मार रहे थे। ये इस्लामाबाद पिंडी तो निकला ही नहीं था। इस्लामाबाद पिंडी का ये हाल था कि खान साहब जो है वो बनी गाला में बैठे हुए थे और चीख चला रहे थे कि आओ आओ आओ, और ये लोग यहां से नहीं आ रहे थे। शेख साहब जो है वो पिंडी से उठ के नहीं पहुंच पा रहे थे। सो इसलिए कि देखें, या तो पूरा पिंडी इस्लामाबाद निकल पड़ता तो आपको रोकना मुश्किल हो जाता, तो लोग नहीं थे उस वक्त, निकल नहीं रहे थे। ये लोग जो है वोट तो दे देते हैं, वोट देने और लड़ना ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। इनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है, लड़ने वाले लोग नहीं है, वो मौलाना के पास है। लिहाजा इनकी जरूरत है कि अगर मौलाना हमारे पास आ जाते हैं, हमारे साथ मिल जाते हैं, तो हम एक पॉलिटिकल स्ट्रगल
एज वेल एज एक स्ट्रीट फाइट जो है, ये दोनों हम अरेंज कर सकेंगे उस वक्त की गवर्नमेंट के खिलाफ, वो जो भी गवर्नमेंट बनेगी। लिहाजा इन्होंने मौलाना को इसलिए जो है वो आंख मारी और इशारा किया है, और मौलाना भी खेल रहे हैं कि देख लें मेरे पास भी फिर एक पावर है, मैं अगली दफा अगर तुम्हारे साथ मिलके इनको गिरा सकता हूं तो इनके साथ मिलकर तुम्हें भी गिरा सकता हूं। तो ये है बुनियादी थ्रेट जो है जो ये गवर्नमेंट को देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और उस गवर्नमेंट को जो अभी बनी नहीं है, नहीं बनी है अभी बनी। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अभी पाकिस्तान में जो हालात हैं, एक जेल में बैठा हुआ आदमी, उसकी वजह से, उसके डर की वजह से अभी तक हम यहाँ पे हमारा जो पीएम अभी तक कोई सिलेक्शन नहीं हो सकी, और लोग ये चाह रहे हैं कि भाई पहले तो जितनी भी पार्टी थी सब ये कह रहे हैं कि भाई हमने अपनी मर्जी का पीएम लाना है, लेकिन उसके बावजूद ये हम आज भी ये देख सकते हैं कि कोई भी इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है। कल शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा कि भाई किसी और को बना लें, और मैं मशवरा देता हूँ नवाज शरीफ साहब कि भाई हमें पंजाब पे फोकस करना चाहिए और बाकी जो वफाक हमें छोड़ देना चाहिए। आखिर ये सिनेरियो क्यों पैदा हो रहा है? इस उधर से हम देखते हैं कि पीपल पार्टी भी वो फ्रंट लाइन पे नहीं आना चाह रही है, और ना ही तहरीक इंसाफ आगे आना चाह रही है। क्या जो हमारी अभी जो मैशी जो सूरत हाल है जिसके ऊपर हम सब सफ़र कर रहे हैं, इसकी वजह से ये लोग खुद आगे फ्रंट लाइन पे नहीं आना चाह रहे, कोई और वजह है अभी अंदर? नहीं, बुनियादी वजह तो यही है। देखें, अभी इंटरिम सेटअप ने जाते जाते फिर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी, गैस की प्राइसेस बढ़ा दी। क्यों बढ़ाई? कहा गया है ना, कहीं किसी ने तो कहा ना कि भाई हम पे ना ये ना हो कि हमें आते ही जो है वो आप एक जो अनपॉपुलर फैसले हैं वो हमसे आप करवाने लगे। हमें तो पहले जूते बहुत पड़ रहे हैं, लिहाजा जितने भी ऐसे फैसले करने हैं वो पहले करवा लें आप। आपने अगर बिजली के रेट बढ़ा दें, आपने गैस के रेट बढ़ा दें, आपने जो काम करने हैं, जो गंदे मंदे बुरे काम करने हैं जिस पे गालियां पड़नी वो पहले कर लें, ताकि ये आए तो उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिले कि 2-3 महीने तो कम से कम ये निकाल सके ना। आगे बजट आ रहा है, आगे आते ही जो है जून में इनके ऊपर बजट इंस्टॉलमेंट भी पे करनी है, ठीक है, और आपने इंस्टॉलमेंट भी पे करनी है, और आपने आगे फर्दर भी उस मामले को आपने वो करना है। सो इस सारी गेम को समझना है। पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है? पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वो कोई भी जिम्मेदारी ना ले, ताकि पिछली तो अभी आप देखें ना, कोई जिम्मेदारी उनके पास नहीं थी। फॉरेन मिनिस्ट्री उनके पास थी, बिलावल साहब घूम फिर रहे थे, वो वहां पे गए कि जैसे पहले कभी गए भी नहीं थे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे पहले उन्होंने इंटरप्रोविंशियल वो वाली मिनिस्ट्री इन्होंने, चूंकि आगे जो है वो एनएफसी अवार्ड होना है, और एनएफसी अवार्ड के नतीजे में सूबों का उनका जो बजट है वो उनको मिलना है। अब उसमें एस्टैब्लिशमेंट की कोशिश ये होगी, और नून लीग की भी ख्वाहिश ये है कि वो वाली वजारत उनके पास ना जाए। और ये वजारतें हैं, अगर उन्होंने वजारत में आए भी तो वो बड़ी होम्योपैथिक किस्म की वजारतें पकड़ेंगे वो, जिसका ना नुकसान है, फायदा तो फायदा है कि, लेकिन नुकसान जिसका कोई नहीं है। लिहाजा नून लीग ये चाहती है कि किसी भी कीमत पे ये उनके साथ पावर शेयरिंग में आए, गालियां भी ये हमारे साथ मिलकर खाएं। क्योंकि देखें, जैसे जैसे नून लीग का ग्राफ नीचे जा रहा है तो पीपल्स पार्टी को फायदा हो रहा है। ऑफ कोर्स पिछली दफा पीपल्स पार्टी की सीटें और पीपल्स पार्टी का वो देख लें, और इस दफा देख लें, लिहाजा उनका पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई है। पंजाब के अंदर भी जो है उनका वोट बैंक जो है वो बढ़ा है, और इसी तरह से वोट पड़ता रहा तो अगली दफा जो है वो नून लीग का सारा वोट डोमिनेट कर लेंगे, वो उधर चला जाएगा। या बहुत सारी जो है वो दूसरी पार्टियां जो है वो टूट फूट करके जो है वो सारी की सारी इनको मिल जाएगा। क्योंकि उन्होंने फिर अपना स्टांस 3 महीने का जब इंटरिम सेटअप आएगा उसमें उन्होंने वही करना कर दिया, हमने तो इनको रोका था, हम तो पीपल्स पार्टी ने अच्छा बन जाना। सो एक तो ये वजह है। दूसरी, इकोनॉमिक कंडीशन जो है, देखें, आपको प्राइवेटाइजेशन करनी है, आपको चीजें बेचनी है। कुछ चीजें कर रहे थे, आपको याद होगा जब ये शहबाज शरीफ साहब जो है जिसको रोक दिया था, वो चले गए थे इलेक्शन कमीशन में कि जनाब ये उनके वो नहीं हो सकते जब तक जो है कोई वो सेटअप नहीं आ जाएगा जो कि इलेक्टेड सेटअप होगा, वही आगे कर सकती है। सो काफी सारी चीजें जो है वो इलेक्शन कमीशन ने रोकी थी, कोर्ट्स ने उसके ऊपर फैसले दी। सो वो सारे के सारे नल एंड वाइड होंगे। इन्होंने आके फिर वही वाला अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना है, नून लीग ने जिस प्रोग्राम को छोड़ के गए थे, और उस प्रोग्राम के तहत प्राइवेटाइजेशन होनी है बड़े लेवल पे। आपको भाई पैसा चाहिए, आपने बाहर से लोगों को बुलाना है। सो पहले 10 महीने बहुत मुश्किल होंगे, और उन 10 महीनों में तल्ख फैसले करने, बड़े फैसले करने, महंगाई करनी है, आपको बहुत सारी चीजों को सेट करना है। 10 महीनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 2 साल लग जाएंगे। इसीलिए देखें, पहले यही एक फार्मूला ये भी आ रहा था कि शायद 2.5 साल जो है वो पहले जो है वो पीपल्स पार्टी ले ले, और दूसरे 2.5 साल नून लीग ले ले, या पहले 2.5 साल नून लीग ले ले और दूसरी पीपल्स पार्टी ले ले। पीपल्स पार्टी ने कहा ना हमें पहले चाहिए ना बाद में चाहिए, हम नहीं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि देखिए, जैसे इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन की रात को अभी रिजल्ट्स आना शुरू हुए थे, और मियां साहब ने वहाँ पे विक्ट्री स्पीच अनाउंस की, चाहे उसके विक्ट्री स्पीच कहें या जो भी कहें, लेकिन पहले दिन नहीं अनाउंस की उन्होंने।
उन्होंने तीसरे दिन अनाउंस किया, नहीं, देखिए ना। पहले डे उन्होंने ये किया कि वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरे दिन उन्होंने ये किया कि भाई तमाम के तमाम लोगों को वहाँ बुलाया। लेकिन मुझे वहाँ पे ये बात बड़ी हैरत हुई, मुझे फील हुई कि भाई मियाँ साहब को आइडिया भी है कि अभी हमें इतने सीट्स नहीं आई हैं, अभी इसके बावजूद के रिजल्ट्स अभी पेंडिंग में हैं, लेकिन वहाँ पे सबके सामने ये कहा देना हम यहाँ पे कोलेशन गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कुछ ही देर, घंटे पहले उन्होंने यही कहा था भाई कोलेशन गवर्नमेंट का नाम ना लें। आखिर वो क्या ऐसी चीज़ थी जिसको उन्होंने उनको मजबूर किया गया कि आज उस रात को आप ये अनाउंस करें कि पीपल पार्टी को बुला रहे हैं, एमक्यूएम को बुला रहे हैं, बाकी लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को उन्होंने दावत नहीं दी। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, तहरीक इंसाफ को तो इसलिए दावत नहीं दी कि तहरीक इंसाफ की जिद पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और तहरीक इंसाफ को गिरा के इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। सही। सो तहरीक इंसाफ को तो बुलाना बनता भी नहीं। तो किस हद तक ये कामयाब हुए? अच्छा, दूसरी बात, जो आपका सवाल का जो दूसरा पोर्शन है, उसमें देखें बात ये है कि ऑब्वियसली मुल्क के अंदर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है इस वक्त 3 है। पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी है। सही। और अगर पीटीआई ये वाली बात आके पहले कर देती तो ये बैकफुट पे चले जाते। सही। और लोग इनकी तरफ मुतवज्जो हो जाते। इनको ये लग रहा था कि आज़ाद शहजाद भी हैं, हम अगर पहले अनाउंस कर देंगे तो हम थोड़ा सा आज़ादों को हाथ डाल लेंगे। और दूसरा हो सकता है किसी ने इशारा भी किया हो, कहीं से कहा भी गया हो कि भाई जल्दी से आए, आके अनाउंस करें और आपने गवर्नमेंट बनानी, ताकि पता हो कि किसी ने बनानी है। ये जो क्यास है, चूंकि रिजल्ट्स के नतीजे में क्यास पैदा हो रहा था, लोग और मीडिया के अंदर भी बहुत सारी स्पेकुलेशन और र्यूमर्स जो है वो चल रही थी। लोगों के अंदर भी जो है एक बहुत बड़ा वो एक आ गया था, एक डिस्करेजमेंट थी, स्पेशली नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों में और अदरवाइज भी, कि यार पता नहीं क्या होगा। उसकी वजह ये कि अक्सरियत तो समझ ही नहीं आ रही थी कि किसके पास है। कुछ सीटें उधर चली गई हैं, कुछ उधर चली गई, कुछ इधर चली गई, पता नहीं चल रहा कौन बनाएगा। लिहाजा ये इनकी तरफ से जैसे ही वो आया और जिसको पीपल्स पार्टी ने उसको सेकंड कर दिया, और फिर उसके बाद जो है इनकी, आपको याद होगा, साथ ही खबरें आनी शुरू हो गई, जैसे मियाँ साहब ने कहा कि जी बिलावल भुट्टो जो है वो लाहौर पहुंच रहे हैं, असद जरदारी साहब लाहौर पहुंच रहे हैं, और फिर जो है वो वज़ीर आला साहब के घर पे जो है वो मुलाकात भी हो गई। ऐसा लग रहा था गवर्नमेंट आज रात को गवर्नमेंट बना के उन्होंने उठना है। सो वो जो एक क्यास था, वो क्यास उस वक्त बैठ गया ना। लोगों को थोड़ी सी एक होप शुरू होगी, उम्मीद शुरू होगी कि जी एक तरफ जा रही है, पॉजिटिव मूव जो है वो शुरू हुई है। सो पॉजिटिव मूव नॉट ओनली विद इन अ कंट्री बट आउटसाइड कंट्री और इंटरनेशनली भी जो है अपने को देना था। चूंकि इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर आप देखें कि अमेरिका की तरफ से और यूरोपियन यूनियन की तरफ से और यूके की तरफ से जो है वो आ चुका था रद्द अमल कि इलेक्शन जो है वो उस तरह के नहीं हुए जिस तरह के कहा जा रहा था। अवामी जो मैंडेट है वो नहीं पूरा हुआ इस सारे सिनेरियो और प्रोसेस के अंदर जो सो ये सारी चीज़ों को एड्रेस करना और उस परसेप्शन को, जो परसेप्शन बन सकती थी कि पता नहीं शायद पॉलिटिकल हम किसी सियासी खाई में गिर जाएंगे या हम किसी बंद गली में पहुंच जाएंगे जहां पे मुश्किल हो जाएगा कि गवर्नमेंट कौन बनाता है। सो उस सारे सिनेरियो से रोकने के लिए मियाँ साहब जो है वो आए और आके उन्होंने अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा जी थैंक यू वेरी मच, और फिर हम इस वक्त जो है वो जीत गए हैं और हमें सीटें मिल गई हैं। हालांकि उस वक्त उनके पास सीटें जो है वो बहुत थोड़ी थी, बाद में कुछ सीटें ऐड हुई हैं दाएं बाएं से पकड़ के, चलो ठीक है। सो कुछ आज़ाद भी आके उनके साथ। हाँ, शानदार बात आप करें, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी देखते हैं कि जिस तरह आपके मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी हैं, और जिसने कल जीडीए की हम लोगों ने बात की, वहाँ पे डिफरेंट पार्टीज़ के नुमाइंदगान आए वहाँ पे, और सिंध के बारे में उन्होंने एक दो टोक इस स्लोगन ये रखा कि ये सिर्फ जरदारी साहब की नहीं है, पीपल पार्टी की नहीं है, बल्कि सबका है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जितनी डेवलपमेंट बाकी जो हमारे प्रोविंसेस हैं वहाँ पे हुई है, लेकिन आज दिन तक सबसे ज़्यादा अगर गवर्नमेंट की पाकिस्तान पे सिंध ने की है, लेकिन अभी तक वहाँ पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही? इसके पीछे आखिर ऐसा क्या है? देखिए, अगर सिंध में आपने कल का जलसा देखा है जो जीडीए ने किया, बहुत बड़ा जलसा है, बहुत बड़ा जलसा था। और वो उसके अंदर जो सिंध की नेशनल्स पार्टीज़ हैं और पीरा पगाड़ा ने वो खिताब भी किया, बल्कि पीरा पगाड़ा ने जो बात की है बड़ी बड़ी सिग्निफिकेंस है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इनसे पहले जो इनके वाले साहब होते थे, उनकी जो पेशीन गोइयाँ वो बड़ी मशहूर होती थी। वो जब कहते थे कि काली आंधी आ रही है, लाल हवा चल रही है, बादल आ रहे हैं, बादल छा रहे हैं और ये हो रहा है, तो वो अक्सर बादल छा जाया हो जाते थे, वो हो जाते आंधी आ जाया करती थी। तो वो कहते थे कि उनकी पेशीन गोइयाँ, सियासी पेशीन गोइयाँ बहुत ज़्यादा मशहूर। और कल उन्होंने की प्रेडिक्शन, अच्छा, इन्होंने भी एक पेशीन गोई कर दी। इन्होंने कहा जी कि मैं देख रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि मार्शल आ जाए। अच्छा, ये एक बड़ी बात है। उसकी वजह यह है कि फ़र्ज़ करो जिस तरह की सिचुएशन चल रही है कि पीटीआई जो है वो एक एजिटेशन का इशारा दे चुकी है,
आप देखें कि मौलाना इनके साथ मिल चुके हैं और मिल के इंदिया दे रहे हैं कि हम मिल के जो है वो मूवमेंट चलाएंगे, एक बड़ी तहरीक चलाएंगे। उस तरफ जो है आप देखें कि रात अचकजई साहब ने जो है, महमूद अचकजई ने भी कह दिया, उन्होंने कह दिया कि हमें ये इलेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरह जो है सिंध की एक दो पार्टी ने जो है उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है। फिर आप देखें कि जीडीए और जीडीए के साथ जो वहाँ की सिंध की नेशनलिस्ट पार्टीज हैं वो भी बाहर निकली हैं उनके साथ जो है, उपलीजो वगैरह रात वो भी उनके साथ हैं। तो उन्होंने भी बैठ के वहाँ पे, फिर जमात इस्लामी भी इस सारे प्रोसेस को उन्होंने भी कह दिया, उन्होंने कहा नहीं हम इसको नहीं मानते। तो अब ये सारे के सारे आप देखें ना, एक जमात इस्लामी वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड पार्टी अगर कोई है पाकिस्तान के अंदर तो वो जमात इस्लामी, ठीक है वो सीटें नहीं निकालते, ठीक है उनका पॉलिटिकल शेयरिंग के अंदर उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन पे और ऑर्गेनाइजेशनली वो जो मूवमेंट्स हैं उसके ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। सो जमात इस्लामी के पास स्ट्रीट पावर है, जमात इस्लामी के पास लड़ने मरने वाले लोग मौजूद हैं, और इसी तरह मौलाना के पास भी मौजूद है। और इन दोनों को आप देखें, उधर केपी के अंदर जो है जमात इस्लामी को पीटीआई ने साथ रखा है, और मौलाना को जो है वो उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ मिल जाएं। तो ये एक ऐसी गेम तैयार हो रही है कि जो गेम अगली गवर्नमेंट जो भी बनेगी उसको साफ नजर आ रहा है कि ये मामला हमारे खिलाफ हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर ये छोटी छोटी चीजें जो है, या ये जो अपना इंसाफ मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि नहीं हमें जो हमारा जो शेयर है, हम जिन सीटों पे जो हम जीते हुए हैं वो अगर हमें सीटें मिल जाए तो अब देखें ठीक है, जीडीए पहले 2-3-4 सीटें थी, अब 1-2 सीटें कम हो गई हैं, मौलाना के भी 1-2 सीटें कम हो गई हैं। अगर इनको मिल भी जाती तो कोई बहुत बड़ी वो नहीं, कोई बहुत बड़ी चेंज या तब्दीली नहीं लेके आएंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये होगा कि पीपल्स पीटीआई को जो है उसको एक धचका लग सकता है, क्योंकि इनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है। ये फिर ये करेंगे कि धरने वरने ये निकलेंगे सही, लेकिन इनको राना सनाउल्लाह अभी भी है वो, ठीक है उनकी मुशावरत तो चलेगी ना, बात करिए तो वो उन्होंने पहले भी इनको रोका था, वो फिर इनको रोक देंगे। और एक और बात बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि प्रोग्राम में यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो क्योंकि दिलचस्प किस्म की यहाँ पे तजदीद जारी हैं, और सर बेहतरीन अंदाज से तो पूरी ये नेशनल को बता रहे हैं कि बिहाइंड द रीज़न असल चीज़ क्या होने जा रही है। क्योंकि कुछ चीज़ें अब ये भी सामने आई कि राना सनाउल्लाह जो कि अपनी सीट हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको किसी सूबे में एज ए चीफ मिनिस्टर या बाकी चीज़ें उनका अच्छा अहदा दिया जा रहा है। और साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जो कल तहरीक इंसाफ ने जो यहाँ पे इंटरनेशनली मीडिया को इंगेज करके जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका हवाल क्या था। लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं मोहम्मद इजाज़ बशीर, आप प्रोग्राम देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। और हम क्योंकि जब ब्रेक में गए थे तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई जो पॉलिटिकल डायनेस्टी है इसको किस समत में आप देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो मोरूसी सियासत है इसकी जब हम देखते हैं कि अगर बाप अगर वज़ीर आज़म है तो उसका बेटा वो भी वज़ीर आज़म बनेगा, अगर वो अगर नहीं भी है तो फिर उसका या फिर कोई CM बना देंगे उसको। लेकिन बाकी लोग कहाँ पे गए हैं? लोग जो अभी जो पॉलिटिकल जो कंडीशन पाकिस्तान की है, हम ये देखते हैं कि इससे पहले आसिफ अली ज़रदारी साहब को देखते हैं कि ये पूरा जो स्नैरी यहाँ पे आ रहा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद मोहतरमा साहिब आई, मोहतरमा साहिब के बाद हम देखते हैं कि ज़रदारी साहब खुद आए, उसके बाद यहाँ पे बिलावल साहब आए, और अभी जो इलेक्शन हम देख रहे हैं इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो बिलावल साहब थे वो PM के लिए अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे, लेकिन वो और सी बात हुई। लेकिन यहाँ पे इसी तरह जब हम नून लीग की बात करते हैं वहाँ पे सेम यही सिनेरियो है। तो सर ये जो ऐसा है, ऐसी कंडीशन में जो बाकी जो लोग होते हैं, जो ओहदेदारान होते हैं, सीनियर लोग होते हैं, सीनियर क़यादत होती है, वो भी कहाँ जाती है? इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आपको याद होगा कि नून लीग के अंदर इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ रहे हैं। मसलन कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं वो उनका बाकायदा उन्होंने इजहार भी किया है बहुत सारे मौक़ों पे कि वो मरीम नवाज़ के अंडर काम नहीं करेंगे, चूँकि उनकी नून लीग के अंदर एक अपना रहा है। फिर वो काफ़ी ज़्यादा उस रिफ्ट को उन्होंने उसको एड्रेस भी किया, उस परसेप्शन को भी एड्रेस किया। फिर ऐसे विजुअल और तस्वीरें भी सामने आई थी कि जिसमें दोनों बैठे हुए हैं और मरीम चेयर कर रही है और ख्वाजा साहब सामने बैठे हुए हैं। लेकिन बहरहाल कहीं किसी लेवल पे ये रेजिस्टेंस रही है सीनियर लीडरशिप की तरफ से कि जी कल की लड़की जो है वो हमें आके भाषण दे रही है, भाषण दे या हमें लीड करे, ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह आप देखें कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब आई थी तो जो अंकल्स थे वो नाराज़ हो गए थे। अंकल्स उसमें आप देखें मिराज मोहम्मद खान उनको छोड़ गए थे, डॉक्टर मुबशर हसन वो भी लैदा हो गए थे, और फिर इसी तरह उस वक़्त और भी खर साहब जो है गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब वो भी उनसे अलग हो गए थे। फिर
और भी बहुत सारी उनके साथ जो जिन्होंने पीपल्स पार्टी बनाई थी, जो बानियान पीपल्स पार्टी थे, वो पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो बेनज़ीर की क़यादत में काम करने के लिए तैयार नहीं थे, और बेनज़ीर ने भी फिर उनको असाइड कर दिया और उन्होंने कहा ठीक है, आप अगर मेरे साथ नहीं काम करना चाहते तो आप अलग हो अलग से जी। तो मिराज मोहम्मद खान ने अपनी पार्टी बना ली थी, डॉक्टर मुबशर हसन घर चले गए थे, मिराज खालिद वगैरह रहे थे, फिर इसी तरह जो है वो रामे साहब जो हैं, रामे साहब ने भी छोड़ दी थी पार्टी, उन्होंने कहा जी मैं आपके साथ काम नहीं करता। सो बहुत सारे अंकल जो हैं वो छोड़ गए थे। सिमिलरली इस तरफ जो है बिलावल भुट्टो को जरदारी साहब ने बड़ी स्लोली और ग्रेजुअली लॉन्च किया है, और उन्होंने इसलिए इसको स्लोली रखा कि बहुत सारी मीटिंग्स वो खुद चेयर किया करते थे, बिलावल को साइड पे बिठाते थे। इसीलिए देखें कि उन्होंने पहले बिलावल को जो है ट्रेनिंग दी है, और आस्ता आस्ता उनको उस लेवल पे लेके आ रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट के अंदर भी जो है बिलावल को उन्होंने एक मिनिस्ट्री लेके दी थी, और फॉरेन मिनिस्टर बना के उन्होंने कहा कि ठीक है जी आप जरा मनूवर करें, आप जरा घूमें आगे जाएं। दूसरा देखें, एक चीज आपको बताऊं, नून लीग जब भी आती है तो स्पेशली मियां साहब जो फॉरेन मिनिस्टर है ये नहीं रखते, इन्होंने पिछले गवर्नमेंट में भी नहीं रखा था, और उससे पहले भी ये नहीं रखते थे, ये अपने पास रखते थे ये। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उनको उनके कान में ये फूंक मारी गई है कि जो भी फॉरेन मिनिस्टर होता है ये अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, जो कि भुट्टो साहब आप देखें फॉरेन मिनिस्टर थे, ठीक है। फिर साहबजादा यकूब साहब आप देखें कि वो भी वो थे, फॉरेन मिनिस्टर रहे, बाद में उनको जो है उन्होंने इंटरिम सेटअप में एज ए प्राइम मिनिस्टर ले। उसकी वजह ये है कि वो घूमते फिरते हैं, वो जाके अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी मिलेगा, वो जाके मुख्तलिफ लोगों से मिलेंगे, और वो जाके उनको वो कह सकते हैं। आपको याद है शाहमूद कुरैशी के ऊपर क्या इल्जाम था? यही था कि ये अपने लिए मनूवर कर रहा है। हाँ, बिल्कुल ये हिलरी से मिला है, और हिलरी को कह रहा है कि जी मुझे बना दें जी, मैं देखे ना जी आपको, तो वो उसको एक्सेस होती है ना मुख्तलिफ जगहों तक, तो उसको मनूवर करने के लिए जरदारी साहब ने कहा कि आप हमें फॉरेन मिनिस्ट्री देंगे। आल्दो जो फॉरेन मिनिस्टर होता है ये डायरेक्ट फैसले नहीं होते, क्योंकि आपका फॉरेन ऑफिस जो है ये लीड लेता है कहीं से, आपको पता है कहाँ से लीड आती है, सारे आपके फैसले कहीं और होते हैं कि किस मुल्क के साथ कहाँ से कितना चलना है, क्या फैसले करने हैं, और किस मुल्क के साथ क्या ताल्लुकात आपके होने चाहिए, और किस लेवल तक जाने चाहिए, और क्या होगा और कैसे होगा। तो ये फैसले कहीं और होते हैं। इस पूरे सिनेरियो में हमें सब दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पे प्रैक्टिस की जा रही, लेकिन हमजा शरीफ हमें कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, ये देखें, ये आप समझ गए देखें, हमजा जो है बिल्कुल इस सारी गेम में मेरा ख्याल है उसको कुर्बानी का बकरा बना दिया उन्होंने, क्योंकि हमजा के बारे में ये था कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पहले इनके इरादा यही था कि शहबाज शरीफ विल बी द CM पंजाब, और मियां नवाज शरीफ साहब जो है विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक। सो ये वाला फार्मूला चलेगा। अच्छा, अब वो मेजोरिटी नहीं आई, मियां साहब बड़े मियां साहब तो ये लग रहा था 2/3 मेजोरिटी के साथ आ जाएंगे। ये सिंपल मेजोरिटी भी अगर इनको मिल जाती, एक 140 के करीब 135 सीटें भी आ जाती हैं, को 8, 10, 15 ये इधर उधर से इकट्ठे करके किसी छोटी सी पार्टी को साथ मिला के इन्होंने कर लेना था। ये पार्टियों के अंदर से बंदे तोड़ लेने थे। आपको पता 20-20 करोड़ रुपया वो कहते हैं जी कि MNA का चल रहा था, और पता नहीं क्या, और इस तरह की रूमर्स और स्पेकुलेशन आ रही थी। सो बंदे शंदे खरीद के इन्होंने कोई ना कोई गेम डाल देनी थी। लेकिन अब वो बहुत ज्यादा है, जो फर्क है वो बहुत ज्यादा था। सो उस फर्क की वजह से मियां साहब ने कहा कि मैं, वो आपको पता बादशाह सलामत है, वो कहते हैं ये 2-2 टके की पार्टियों से मैं जाके बात नहीं कर सकता। सही। सो मुझे जो है आप एक बड़े उसके लिए रखें, और ये जो जोड़ तोड़ की सियासत है इसमें शहबाज शरीफ साहब माहिर है। आपको याद होगा जब पहले दिन आए थे इलेक्शन होने के बाद, इन्होंने आके जो तकरीर की थी अपनी दूसरे दिन, तो उसमें इन्होंने कहा था कि मैंने शहबाज शरीफ को कह दिया, शहबाज शरीफ कह दीजिए कि ये जाके जो है ये राब्ते शुरू करें, और उन्होंने राब्ते शुरू कर भी दिए, और राब्ते फिर अल्टीमेटली उसमें शुजात हुसैन साहब को बीच में आए, उन्होंने कहा जी मैं सालसी करता हूँ। अच्छा, फिर आप देखें कि ये जाके परवेज इलाही से मिले हैं जेल में, ये मुझे, और आपको पता है उसी जेल के अंदर खान साहब भी हैं। तो क्या ख्याल आपको खान साहब से नहीं मिले होंगे? तो क्या गेम चल रही है? अच्छा, एक और भी खबर चल रही है कि बैकडोर पीपल्स पार्टी का कोई राब्ता हुआ है PTI से, बैकडोर। अब पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है, लेकिन PTI के लोगों ने कहा है, और हमसे भी बात हुई है, तो हमें भी उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया है। जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल जी, किसी लेवल पे बातचीत तो हो रही है। अच्छा, ये भी एक अगर गेम बन जाती है, कोई देखे ना, मजाक तो नहीं, लॉन्ड्री है ना, धुल जाता है बंदा, आस्ता आस्ता उसमें साफ सफाफ होकर बाहर निकल आता है। ये उन्हीं का बेबी है ना। सही, बिल्कुल सही। मुझे बताएं कि इमरान खान को किसने बनाया? अगर मौलाना ने ये कहा तो मौलाना ने कहा कि बनाया भी उसने था, जिसने, ठीक है, उन्होंने आगे गिरा दिया। तो क्या किया उसमें? तो खान भी तो उन्हीं का बच्चा है ना, उन्हीं का बेबी है।
तो खान से बेहतर कौन सर्व कर सकता है? तो अगर खान उस लॉन्ड्री में से निकल आए और खान मान जाए तो कितना ही अच्छा हो कि जो है वो पीपल्स पार्टी और खान साहब मिलके जो है वो गवर्नमेंट बना लें। फिर आपको ज्यादा वो भी नहीं करना पड़ेगा। 50-56 उनके लोग हैं, एक जो है आप पीटीआई के 100 के करीब उनके आ जाएंगे, 95 वो हैं, तो ये मिला के जो है कोई 160 बन जाते हैं। और ये आराम से जो है एक आध इनको अगर वो मिलानी भी पड़ी तो ये साथ में एमक्यूएम को डाल लेंगे, तो ये बड़ी बेहतरीन इनकी गवर्नमेंट जो है वो चल जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये भी देखते हैं सर कि चीज़ हमारे सामने आती है कि जब खान साहब को किसी से बात करने के लिए तैयारी नहीं है, अब जाके बर्फ पिघली है, कोई आसार नुमाए हुए हैं, उन्होंने जाके बात की भी तो मौलाना साहब से बात की। तो क्या ये लगता है कि आपको कि खान साहब मौलाना साहब को अपने साथ मिला के, हमें तो यही लग रहा था कि भाई कुछ ऐसी जो छोटी छोटी पार्टियाँ हैं उनको अपने साथ मिला के वो वफाक में गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन कुदरत से मुलाकातें भी हो रही हैं। कल ही हम ये देखते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमने अपोजिशन में बैठना है। अब इस पूरे बयानी को किस अंदाज से देख रहे हैं? देखिए, ये मुलाकातें गवर्नमेंट बनाने के लिए नहीं हुई, ये गवर्नमेंट जो भी आएगी उसको गिराने के लिए हो रही है। ये इसमें फर्क। अच्छा। तो इमरान खान और मौलाना की जो मुलाकात हुई है वो कहीं पे भी दोनों ने गवर्नमेंट बनाने का जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये जिक्र जरूर किया कि हम मिलकर गवर्नमेंट गिराएंगे, जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे, लंबी तहरीक चलाएंगे और बड़ी तहरीक होगी। सो ये तहरीक जो भी जिसका इंदिया दिया जा रहा है, ये गवर्नमेंट को थ्रेट दी जा रही है, एस्टैब्लिशमेंट को थ्रेट दी जा रही है, जो उनके पीछे बैठे हुए हैं कि जी हम देख लें यहाँ पर चलने नहीं देंगे, हम हर चीज को जैम करके रख देंगे, जैम करके रख देंगे, पूरा सिस्टम हम रोक देंगे। उधर बलूचिस्तान में भी उन्होंने अपने राब्ते किए हैं, बलूचिस्तान की मशीनरी को भी वो कर देंगे। हाँ, आप बलूचिस्तान में देखें ना, अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग मिलके या मौलाना और नून लीग मिलके अगर गवर्नमेंट बना लेते हैं, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल हो जाती है और कुछ और भी, तो उस गवर्नमेंट को भी जो है वो एजिटेशन कौन कर रहा होगा? ठीक है, उधर सिंध के अंदर जो है वो मौलाना की बहुत बड़ी पावर है वहाँ पे। सो मौलाना जीडीए मिलके जो है और पीटीआई मिलके जो है वहाँ पे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को वो कर देंगे। इधर जो है इनकी अपनी केपी के अंदर अपनी गवर्नमेंट होगी, पंजाब के अंदर भी ये रोड डालते रहेंगे। सो पंजाब के अंदर भी बहुत सारे मदरसे हैं और मौलाना के बहुत बड़ा वहाँ पे जो है वो वोट बैंक उतना नहीं है, लेकिन उनकी स्ट्रीट पावर बहुत ज्यादा है वहाँ पे। बहुत सारे मदरसों के जो है वो मौलाना के उसमें चल रहे हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना समी इन्हीं के तो मदरसे, तो उनके अंदर जो है जो तलबा है और जो तालिब इल्म है वो बहुत बड़ी तादाद में मौलाना के साथ हैं, और वो अगर मौलाना एक कॉल देंगे तो वो निकल आएंगे बाहर, और ये सारे के सारे लड़ने मरने वाले लोग हैं। सो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन बनी तो मुश्किल हो जाएगा। तो फिर सवाल पैदा होता है कि अच्छा फिर होगा क्या? होगा ये कि इनको मना लिया जाएगा। अच्छा, मौलाना मान जाएंगे। अब मैं आपके प्रोग्राम में प्रेडिक्ट करके जा रहा हूँ कि मौलाना मान जाएंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी साहब, अगर आसिफ जरदारी गवर्नमेंट में बैठे तो आसिफ जरदारी मौलाना को भी बना लेंगे। अच्छा। और मौलाना को भी कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना देंगे, उनको वैसे भी शौक होता है। हाँ। उन्हें कहेंगे ठीक है जी अभी आप छोड़ दें। पहले भी देखे ना, इंटरिम सेटअप में गवर्नर इनको दे दी थी, बाकी वजारतें इनको दे दी थी। हो सकता है इनको कहेंगे ठीक है जी हम आपको बात करें कि मौलाना मान जाएंगे, क्योंकि मौलाना के चरणों में आके कोई और बैठा है, और ये देखते हैं कि जो उनका जो इत्तेहाद है कब तक ये जारी रहेगा। और यहाँ पे एक ऐसी ये बंद गली में ये तमाम मामला 5 जगह हैं कि जहाँ पे अगर मुस्लिम लीग नोन, जिसको हमारे असल पीपल पार्टी की, लेकिन वो सेटअप पे खुद नहीं आ रहे, लेकिन वहाँ पे ये भी देखते हैं कि फिर इसके बाद फिर क्या होगा, अगर वो सेटअप में अगर आते भी हैं तो कैसे कैसे फैसले लेते हैं और किन किन को अपने साथ मिलाएंगे। और दूसरी तरफ ये देखते हैं कि कल के दुश्मन आपके इत्तेहादी, कि जिस तरह इससे पहले हमारे जो प्रोग्राम में सर ने ये बात हमारे सामने रखी कि मौलाना साहब की एक अलग से सियासत थी और इसके साथ इमरान खान साहब उनके साथ अटैच थे, लेकिन आज ये देखते हैं कि जिस तरह इन दोनों का इत्तेहाद अब ये जारी है, ये इत्तेहाद कब तक काम रहेगा, और ये इत्तेहाद की बेस जिस तरह सर ने कहा कि भाई ये हुकूमत को गिराने के लिए हो रही है, तो क्या ये मैच प्रैक्टिस हो रही है या ये इसका जो ड्रॉप सीन बाद में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ ये है कि आवाम ने वोट किया है, इस बार आवाम बड़ी तादाद में निकले, इसमें जो हमारे यंगस्टर उन्होंने तहरीक इंसाफ का वोट किया, तो क्या अगर वो तहरीक इंसाफ का गवर्नमेंट नहीं बनाना चाह रहे तो क्या आवाम आगे से नहीं होंगे? क्योंकि सबसे अगर बड़ी जमात अगर तहरीक इंसाफ है तो आवाम के जो एक व्यू से यही था कि गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की आना चाहिए, सीट्स भी उनके पास हैं। अगर वो जान के अगर अपना सेटअप नहीं बना रहे, हालांकि उनको इससे पहले ऑफर भी किया गया, फिर इसका क्या बना नहीं सकते ना, नंबर नहीं है उनके पास। उनकी अपनी जो सीटें हैं वो 95, 96 के करीबन, 90s में 100 भी पूरी, जिस तरह पीपल पार्टी वालों ने भी कहा नहीं, सिंपल मेजॉरिटी के लिए पीपल्स। भाई बात ये कि वहां से इशारा नहीं है ना, जहां से इशारा आएगा तो वहां से गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, गवर्नमेंट तो तभी सही। तो अगर वहां से इशारा ही नहीं है तो
कैसे हो सकता है? और वो इशारा तभी होगा कि अगर ये कोई ले दे करते हैं, इन्होंने अपना जो कैंडिडेट इन्होंने खड़ा किया है पीटीआई ने, अगर उस कैंडिडेट को, वो तो ऑलरेडी जो है उसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, कल उनकी रात को बेल हुई है एक केस के अंदर, और उनको जो है और जमानत पे 1 महीने की जमानत पर रखा गया। सो अब आप देखें कि 1 महीने वो भी देखना चाह रहे हैं कि अच्छा क्या होगा, देखते हैं। लिहाजा अगर तो उधर से आ गया कोई इशारा और पीपल्स पार्टी ने इनका साथ दे दिया, फिर तो गेम बन जाएगी। लेकिन अगर इशारा ना आया तो फिर पीपल्स पार्टी, चूंकि देखें आर्मी चीफ ने, उनका बयान आया था कि एक यूनिफाइड गवर्नमेंट का मतलब ये है कि मिलजुल के गवर्नमेंट बनाओ। यही है ना कि भाई हुकूमत बनाओ और मिलजुल के काम करो। सही। सो इसमें कोई आपने वो नहीं करना है, हैंकी पैंकी नहीं करनी। सो अब ये इसके हिसाब से अब यूनिफाइड गवर्नमेंट तो यूनिफाइड ही बनेगी, कोई एक हुकूमत नहीं, कोई एक पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती। क्या समझते हैं सर कि नवाज शरीफ साहब इस बार जो आए हैं बड़े सिंसियरली आए हैं और बहुत ही खामोश हैं, कोई वो बातों में भी आगे नहीं जा रहे, जो भी मामलात होते हैं अपने पुराने किस्से कहानियाँ सुनाते हैं और फिर किसी चाह रहे होते हैं हम आपके मसाइल हल कर देंगे। क्या इनरली उनको ये लग रहा है कि पाकिस्तान के मसाइल हल होने जोगे नहीं है? देखिए एक वक्त ऐसा आता है, सबसे बड़ी बात यह है, उनको जो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हुए हैं या बहुत ज़्यादा डाउन जो आपको नज़र आ रहे हैं, या खामोश जो उनकी तरफ से एक खामोशी जो नज़र आ रही है, वो उसकी बड़ी और बुनियादी वजह यही है कि उनको वो वाला मैंडेट नहीं मिला जो मैंडेट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। सही। इवन मौलाना से जब ये बात की गई, आपको याद होगा और हमें भी पता है, ये बात बहुत ज़्यादा मीडिया के अंदर या सोशल मीडिया पे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी ये बात डिस्कस हो रही थी कि मियाँ साहब को जो सीट मिली है, और जब उनसे जब सवाल भी किया गया तो मौलाना भी कहा कि नहीं, मियाँ साहब को ये सीट मिली है, वाकई हमें भी लगता है कि ये सीट जो है उनको दी गई है। सही। उसकी वजह यह है कि उनका जो अपोनेंट था वो बहुत स्ट्रांग थी वहाँ पे, वो जो खातून है डॉक्टर यास्मीन, और वो हमेशा से जीतती आई। तो मियाँ साहब, और दूसरी सीट से मियाँ साहब हार गए। आप देखें ना, 2 जगहों से खड़े हुए थे, दोनों एक जगह से वो हारे और दूसरी जगह से मुश्किल से जीते हैं, मुश्किल से जीते। सो चले, हम ये नहीं कहते वो जीत गए, ठीक है, जैसे भी जीते हैं, पर जीत गए। अब जीत गए हैं तो उनको ये बात तो समझ आ गई कि बड़ी मुश्किल से जीता हूं। तो जब आप मुश्किल से जीतते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अगेंस्ट वोट भी तो पड़ा है ना, और वहां पे डॉक्टर यास्मीन नहीं थी, वहां पे और भी उम्मीदवार थे। अब यही हमारे इस जमहूरियत का बुराई समझ लें, या इसके अंदर एक फ्लॉ समझ लें, या इसके अंदर एक सकम समझ लें कि एक बंदा, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है प्रोफेसर साहब, आप उस एक कॉन्स्टिट्यूंसी का टोटल 5 लाख वोट है। जीतने वाला बंदा जो है वो ले लेता है 1 लाख वोट या 80,000 वोट, ठीक है। उसके खिलाफ दूसरा बंदा लेता है, अब उसका जो ओपोनेंट है वो ले लेता है ये 80,000 लेके जीतता है, वो 75,000 लेके हार जाता है। अच्छा, उसके तीसरे नंबर पे आता है वो 65,000 वोट ले रहा है। उसके बाद चौथे नंबर पे आ रहा है वो 55,000 वोट ले रहा है। 5वें नंबर पे आ रहा है जो है वो भी 50,000 वोट ले रहा है। उसके बाद 30,000 वोट वाला भी और 5,000 वोट वाला भी है। सारे मिला के उसके अगेंस्ट वोट, मतलब 80,000 वोट वाले के अगेंस्ट 5 लाख के हल्के में बाकी वोट सारा उसके अगेंस्ट पड़ा है। तो मुझे बताएं कि उसको क्या आप उसको देना चाहिए, उसको गवर्नमेंट नहीं, जो उसका टोटल वोटर्स में से जो तनासब लेके आ रहा है 1%, वो 1%, मतलब कि आप देखें ना कितने परसेंट है, बिल्कुल ठीक है। सो आप उसका मतलब कि ये इसकी एक परसेंटेज होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं देखते, क्योंकि वो जीता हुआ है, उसके बाकी लोगों से ज़्यादा वोट है, चाहे 5,000 वोट से जीता है, बट ये कि वो जीत के पहुंच जाता है। और एक और चीज़ सर कि देखते हैं कि देखिए एक पूरा जमहूरी प्रोसेस होता है। अगर इलेक्शन में अगर आपके साथ कोई धांधली हुई है तो रिगिंग के बारे में ये पूरी क्लॉजेज मौजूद हैं कि आप मुतल्लिका महकमे के पास जाएं। तो इलेक्शन कमीशन तो फेलियर है, हम मानते हैं, चलो उसमें ऐसे डेंट हैं इस बार कि एक तो रिजल्ट्स को बैन करके रखना, डिले, मज़ीद उसको डिले करना, कुछ अभी तक रिजल्ट्स यहाँ पे नहीं आए हैं। लेकिन जब हम ये देखते हैं जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स जो अपने हल्कों में जिनको मीन्स के बिलीव नहीं है कि भाई हम तो जीते हुए थे, लेकिन लाइक कि आपका NA-47 है यहाँ पे, तो जी सारे लोग यहाँ पे कोर्ट्स में गए हैं। इनके बारे में क्या समझते हैं कि क्या कोर्ट से क्या फैसले आएंगे आने वाले दिनों में, इनका क्या होगा? देखिए, कोर्ट्स के फैसले अगर तो फिर वही वाली बात है, अगर तो को मामला किसी लेवल पे तय हो जाता है, सही, सो फिर तो लामहला कोर्ट्स जो है वो हो सकता है कहीं से कोई रिलीफ मिल जाए। अदरवाइज कोर्ट्स ने अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल को भेज दिया तो फिर ट्रिब्यूनल तो फैसले अपने हिसाब से करेगा ना। याद नहीं है खान साहब जो है जब इन्होंने धरना दिया था
तो उस वक्त वो 35 पंक्चर की बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि 4 हल्के खोल दें और 4 हल्कों बाकी उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं किसी की बात करता, सिर्फ 4 हल्कों की बात करता हूँ, 4 हल्के खोल दें। वो 4 हल्के नहीं खोले थे इन्होंने और उसकी वजह से जो है वो फिर सारी एक एजुटेशन चली और पूरी एक जो है वो फिल्म जो आपको नजर आती है वो पूरी की पूरी फिल्म जो है वो दोहराई गई थी। सो अल्टीमेटली इस चीज़ को समझना है कि ये किसी लेवल पे जो आपका क्वेश्चन है कि खान साहब जो है वो कोर्ट से ही रिलीफ अगर इनको मिला तो प्रॉपर रिलीफ मिल जाएगा, अगर ट्रिब्यूनल्स में चले गए फिर लंबा चलेगा। ठीक है, एक बात। जी। और दूसरी बात देखें, अक्सर सवाल किया जाता है कि ओ जी क्या वजह है जी इनको क्यों सारी पार्टियों को क्यों एक हंग से पार्लियामेंट क्यों बना दी है, अगर वो लाडला था या नया लाडला बना है या लाडला प्लस, आपको पता ना मियां नवाज शरीफ साहब को लाडला प्लस, ठीक है, उनका जी लाडला प्लस अगर आ गया है तो लाडला प्लस क्यों बना है। तो बात ये है कि इस लाडला प्लस ने ये लाडला प्लस नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं, मुंह की बातें हैं। अगर आप देखें इस लाडले प्लस ने गुजरांवाला के अंदर खड़े होकर जब वो याद है जो तकरीर की थी और जो जलसे में इन्होंने जब पीडीएमए का जलसा हुआ था और उसके अंदर जो इन्होंने जनरल बाजवा को जो जिस किस्म की इन्होंने लैंग्वेज यूज़ की थी और फौज के खिलाफ जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की थी वो फौज को भूली नहीं है। फिर आप देखें कि सिलेक्टेड का लफ्ज़ किसने निकाला था, बिलावल भुट्टो ने निकाला, ठीक है, वो उसको खिलाई मखलूक कहते थे, ये इसको सिलेक्टेड कहते थे। अब सिलेक्टेड है तो फिर सिलेक्शन हुई है, सिलेक्शन है तो फिर उसको सिलेक्टर भी था, तो सिलेक्टर कौन था, किसी की तरफ तो इशारा था ना। ठीक है, अच्छा इन्होंने कहा जी न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, तो सबने बुरा कहा हुआ है, इन्होंने सबने, देखो ना सबने जो है ना उनको सबने ही दुख दिए हैं, किसी ने भी जो है, और फिर मौलाना ने यहाँ पे आके खड़े होकर क्या क्या कुछ कहा था। सो कैसे एक्सपेक्ट कर ले, और कल मौलाना ने क्या कहा, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, फिर भी आप इनसे रिलीफ मांगते हो जी, फिर साढ़े नाल भी वो अच्छा करो भाई, आप भी तो कुछ अच्छा करें ना। देखें प्रोफेसर साहब एक चीज ध्यान में रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस थे, इसको पीटीआई अगर बहुत ज्यादा रिगिंग होती तो फिर पीटीआई कभी भी केपी के अंदर ना गवर्नमेंट बना सकती, और वहां पे अदर पार्टी जो है वो वहां पे वो विन विन पोजीशन बड़ा मुश्किल हो जाती। ठीक है, तो केपी के अंदर क्यों नहीं किया गया जहां पे सबसे आसान काम था, लेकिन वहां पे नहीं हुआ। फिर इसी तरह बाकी जगहों पे अभी आप देखें तो ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझता कि उस लेवल पे रिगिंग हुई है। ठीक है, कुछ जगहों पे हुई होगी, कुछ जगहों पे इनको भी बड़ी जोड़ तोड़, आपको याद है उस वक्त तो किसी ने नहीं किया था ना, 35 पंक्चर इन्होंने खुद ही लगा लिए थे, और उन्होंने कहा था कि आरओ का इलेक्शन है, जरदारी साहब ने कहा था कि ये तो आरओ का इलेक्शन हुआ है। सो एक इलेक्शन दिन के ऊपर एक पुरअमन इलेक्शन होना, ये क्रेडिट जाता है इदारों को, फौज को क्रेडिट जाता है, आपकी जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको क्रेडिट जाता है। और रिगिंग कौन, नून लीग भी कहती है जी हमारे साथ ज्यादती हुई है। अच्छा, वो जो लाडला प्लस जिनको कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें हमारे साथ ज्यादती हुई है, ठीक है ना, हमें ठीक है, पर अच्छा पीपल्स पार्टी भी कह रही है हमारे साथ ज्यादती हुई है, एमक्यूएम भी कहती है हमारे साथ ज्यादती हुई है, अच्छा जमात इस्लामी भी कह रही है हमारे साथ ज्यादती हुई है, पीटीआई तो कह ही नहीं है। मेरे प्रोग्राम शुरू में मैंने कहा था कि जी मुल्क पाकिस्तान के 76 ईयर में ये एक रीत रही है, दस्तूर रहा है कि भाई जब भी कोई पार्टी जीतती है तो जो मुखालिफ जो पार्टी थी वो जो ज़रूर ये कहती है कि भाई हमारे साथ रगिंग हुई है और ये हमको धांधली के ऐसे शवाहिद सामने लाए जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद ये रोना रोया जाता है 5 साल में। तो जनाब ज़बरदस्त अंदाज से आज का ये वाला प्रोग्राम रहा और मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स हम लोगों ने गुफ्तगू की, आवाम को ये जानकारी हमने ये दी कि भाई जो भी गवर्नमेंट बनेगी अच्छे अंदाज से वो आने वाले 5 साल यहाँ पे मुल्क पाकिस्तान को सर्व करेगी। तो जनाब जानदार आपका यहाँ पे ये प्रोग्राम रहा, और जो चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो थी कि किसका क्या रोल यहाँ पे रहना चाहिए, सर ने उसके ऊपर बात की। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जनाब हमारे साथ है अहमद सगीर साहब, आवाम के जो अक्सर जो मसाइल थे, जो पाकिस्तान को दरपेश जो मसाइल हैं उनके हल के लिए क्या किया जाए और साथ साथ कान कान की पार्टीज़ का क्या क्या किरदार होना चाहिए मुल्क की पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, उसके आपने यहाँ पे रोशनी डाली। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम पाकिस्तान वॉइस ऑफ पाकिस्तान के वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।